मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर अब्दुल शाबान साहब का तारुफ पेश करने के बाद आपको दावत सुखन देता हूं। मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल शाबान साहब ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद 1997 में आपने आईआईटी मुंबई से एमफिल किया। आईआईटी मुंबई में दाखिला लेना ही अपने आप में कार्यधारक, यह आसान बात नहीं है, जिगर गुर्दे का काम है और किस्मत की बात है, मेहनत तलब है। वाकई आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने 2001 में पीएचडी भी आईआईटी मुंबई से ही किया और ये बहुत बड़ा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलसल अपने आप को मसरूफ कार रखते हैं। 2015 से 19 तक आप मेंबर रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। ये आपका बहुत बड़ा काम था। यकीनन मिल्लत आपको इस कार्य खैर के लिए बहुत एहतराम की निगाह से देखती है। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चर इवोल्यूशन कमेटी में भी आपने बड़ी सलाहियत का मुजाहरा किया, बड़ी अर्करेजी के साथ उसकी स्टडी की। उसके बाद आप हाई पावर्ड स्टडी ग्रुप में भी मेंबर रहे। साथ ही साथ वर्ल्ड सिटीजनशिप कल्चर रिपोर्ट 2012 में आपने मेयर ऑफिस लंदन से भी के साथ भी इश्तिराक किया, शिरकत रहे और अपनी खुसूसियात का, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर अब्दुल शाबान साहब को इस शेर के साथ आवाज देता हूं। सबसे बड़ी सिफत आपकी तो मुझसे छूट गई कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं। सैयद सादिक हुसैन साहब फरमाते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा आए औकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा आए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर अब्दुल शाबान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ के लिए, और मैं बहुत ममनून हूं कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन ने इस काबिल समझा कि मैं हायर एजुकेशन पे बोलूं और हायर एजुकेशन के बारे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और क्यों तब्दीलियां लाई गई हैं, ये सोचने की गौर करने की बात है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूं शेख अब्दुल रहीम साहब का, शेख खालिद साहब का, मोमिन फयाज साहब का, शेख वसीम का, मोमिन कासिफ साहब का, और बहुत कुछ जनाब तौसीफ परवेज साहब ने बहुत कुछ बहुत उम्दा तरीके से स्कूल एजुकेशन के बारे में बोला और किस तरह से क्या क्या ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है और किस तरह से हमें तैयार होना है, इस चीज के बारे में भी काफी उन्होंने डिटेल में बताया। मैं आज जो बात करने वाला हूं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। पहले ये कहा जाता था कि आप किस लेवल तक पढ़े हैं, और हमारा जो दर्जा होता था कि हम 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, या हम यूनिवर्सिटी तक गए थे। लेकिन आज का जमाना ये हो गया है कि आपकी 67% जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्कूल एजुकेशन के आसपास पास हो चुकी है, जो 7+ है। अब ऐसे सिचुएशन में स्कूल एजुकेशन एक बेसिक सर्विस हो गई है, और आज मैटर ये करता है कि आप हायर एजुकेशन पे कहाँ हैं। तो आज जो आपके इकोनॉमिक मोबिलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, या आपके जो हायर फिलोसफिकल चीजों से जुड़ी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आकर रेस्ट करती हैं कि आप हायर एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। तो हालांकि बेसिक चीजें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एजुकेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, उसके बारे में कोई कोई चीज उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आप ये समझते होंगे कि जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं पावर से जुड़ा होता है। जो कौमें ज्यादा पढ़ी होती हैं
जो नेशनल ग्रुप ज्यादा पढ़े होते हैं, जहां पे जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिनके पास ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होता है वो प्रोग्रेस ज्यादा करते हैं और वो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो एजुकेशन का जो रिलेशन है और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन का रिलेशन जो है वो पावर से भी है और वो उसका रिलेशन उसका वेल्थ से भी है, इनकम से भी है। तो इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमारे लिए कितनी अहम है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बगैर इस नए दौर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और अपने आप को और फैमिली को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में शामिल नहीं रहे। इसी सिलसिले में क्योंकि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है बहुत कुछ तब्दीलियां लेके आने वाली है, क्योंकि बहुत हम जब अगर गौर से देखें तो जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें बहुत बहुत खामियां थी, जो कह सकते थे कि एक मिसमैनेजमेंट की तरफ चल रहे थे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उम्मीद है कि वो मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि जिस तरह से गवर्नेंस सिस्टम था 6-7 एजेंसीज बैठ करके मनमानी जो भी कर रही थी यूजीसी से लेकर के बहुत सारे जहां पे जिस तरह से वो अपना हाई पावर गवर्नेंस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें लूजनिंग होगी और कहीं ना कहीं एक एडिक्वेट लेवल पे वन सिस्टम इमर्ज होगा। तो ये इस चीज को हम सोच रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी लेकर के आएगी। और कई लोगों का जो हायर एजुकेशन में हम लोग काम करते हैं उसमें ये सोचते हैं कि हायर एजुकेशन जो है, जो इसमें तब्दीलियां लाने की बात की गई है, हम लोग उसको सोच नहीं सकते थे कि इन्होंने इस तरह की सोच आई है, क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी इस बारे में हमें दिख रही है। लेकिन कुछ इसमें मुश्किलात भी शामिल हैं कि जहां पे किस तरह से हम चीजों को, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो अभी भाप वाला इंजन है जो गाड़ियों को खींचता था, लेकिन अगर उसमें हाई स्पीड रेलवे डब्बे जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा उनका, क्योंकि इंजन ही नहीं काम करेगा। तो वो मुसीबत अभी हमारे सामने है और वो हो सकती है वैसी वो प्रॉब्लम आए। और ये बहुत एम्बिशियस पॉलिसी है जो कि एजुकेशन को ना कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू उसको रियलाइज करती है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस बल्कि उसको आपके जो दुनिया है उससे भी जोड़ती है कि आप कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, या वो जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का, उसके साथ भी जोड़ती है। तो जो प्रोमिनेंट फीचर है, जिसको 10-12 पॉइंट हमने कोशिश किया है इसमें से निकालने की, कि इसमें 10-12 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो सबसे पहला चीज है कि अगर आप देखेंगे इंडिया में, मैं इन पे आऊंगा डिटेल में, ज्योग्राफिकल कवरेज जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज या दिल्ली में कंसंट्रेटेड है, हम अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, या बंबई में आ जाते हैं अगर महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बंबई भी एजुकेशनल हब नहीं है। यहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं, जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मास एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं है जो दिल्ली में है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो ज्योग्राफिकल कवरेज है वो नहीं है और माँ बाप बहुत सारा पैसा इसमें खर्चा करते हैं। तो ये एक अहम चीज है जिसपे मैं फर्दर इस पॉइंट पे आऊंगा। दूसरा यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के लिए मल्टीपल एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, और वो कितनी आप लिस्ट में बना के रखेंगे कि इसके एग्जाम देंगे, ये भी बात की गई है कि हम एक सिंगल एजुकेशन बेसिकली एग्जामिनेशन हम उसको लेके आएंगे। उसकी प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की तरफ हम चल रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज जो हमने साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस और साइंसेस, प्योर साइंसेस में जो डिफरेंसेस पैदा किए थे, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा था, तलबा का भी हो रहा था, रिसर्च में भी हो रहा था। तो ये बात कही गई है कि हम लिबरल आर्ट्स की तरफ जाएंगे, लिबरल एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जहां मल्टी डिसिप्लिनरिटी होगी। इस पे भी मैं आऊंगा। चौथी बात है जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है कि फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा। ये आप यूनिवर्सिटीज जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होगी वो अपने तरीके से काम कर पाएंगी। पांचवी जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनलाइजेशन एजुकेशन का नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आपका तालीमी मेयार नहीं बढ़ेगा। वो जमाना चला गया जब हम एक खित्ते में रह करके जो पढ़ लेते थे वही एजुकेशन सिस्टम हमारा काम कर जाता था। आज अगर आपको इंटरनेशनल नॉलेज सिस्टम आपके पास नहीं है तो आप इकोनॉमी के लिए उतने मुफीद नहीं हो सकते
जितना कि आप पहले ट्रेडिशनल में हो सकते थे। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। दूसरी, इसमें आईवी लीग यूनिवर्सिटीज सेटअप करने की बात की गई है। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जहां पे डिमांड जिनकी ज्यादा होती है। तो वो जो हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, रिसर्च की बात की जाती है जब भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझना है, जो रिसर्च की वर्ड मैंने यूज किया, इस चीज को समझना कि हम जो हमारा जो सिस्टम हो गया है वो स्कूल हो गया है। यूनिवर्सिटीज जो हो गई है स्कूल हो गई है, वो रिसर्च नहीं करती। उनका काम था, स्कूलों का काम था पढ़ाना, टेक्स्ट बुक कोई लिखे और उसको पढ़ा दो, आप उस नॉलेज को ट्रांसफर कर दो, सिंपल। नॉलेज क्रिएशन का काम था, यूनिवर्सिटीज का काम था, जिनका रिसर्च का काम था, प्रोडक्शन का काम था, एक्सचेंज का काम था, वो यूनिवर्सिटीज भूल गई हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज वही काम कर रही हैं जो स्कूल काम कर रहे हैं। और ये ट्रबल हो गया है कि हम टेक्स्ट बुक लेकर के, आप सब जानते होंगे क्या लेवल है, तो ये जो टेक्स्ट बुक लेकर के पढ़ाने वाले लोग हैं, जो खुद का रिसर्च नहीं रखते, वो फैकल्टी वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भरे पड़े हैं। इसलिए जो स्टैंडर्ड हमारा है वो रिसर्च पे नहीं है, नॉलेज प्रोडक्शन पे नहीं है, बल्कि हम जो लिखी पुरानी बातें हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं और नया जो नॉलेज है उसमें जोड़ नहीं पाते। तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो भी नहीं हो पा रहा हमसे। और इसमें जो 7वीं बात है वो फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात है, जिसमें इस फैकल्टी को ऑटोनॉमी नहीं, तो आप 2 दिन के लिए छुट्टियां मांगे, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को देख लें तो वहां पे आपको मिलेगा कि एक सेमेस्टर आप पढ़ाते हैं, दूसरा सेमेस्टर आधा साल आपको छुट्टी होती है, ऑलमोस्ट आप रिसर्च करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर इस चीज को किया जाए तो बोलेंगे प्रोफेसर साहब आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर साहब जो है इसको मिसयूज करते हैं, वो रिसर्च नहीं करते, क्योंकि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई उसको पूछता नहीं कि आप क्या किए जहां पे है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जहां पे ये लिबर्टी है, वहां की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत जगह पे 1 दिन की 2 दिन की छुट्टियां या कंटिन्यूअस 1 दिन की छुट्टी अगर आप ले लें तो पता चला कि प्रॉब्लम हो गई कॉलेज में ही। और ऐसे कॉलेज और ऐसे यूनिवर्सिटीज जो फैकल्टी को फ्रीडम नहीं दे पाते, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो स्कूल बन के रह जाएंगे। तो ये चीजें हमको समझना जरूरी है। इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात करती है। ये गवर्नेंस और लीडरशिप में यकीन दिलाती है कि गवर्नेंस और लीडरशिप को तब्दीलियां लाई जाएंगी। ये इस बात को भी बताती है, 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके लिए, कि नेशनल रिसर्च फंड क्रिएट करेगी। अगर आप इंडिया में देखो, सबसे कम पैसा अगर डेवलपिंग कंट्रीज में कोई कम करता है, खर्चा करता है, तो एक हम भी हैं उसमें। पाकिस्तान का छोड़ दो, जहां से 0.4% के पास जाता होगा, इंडिया में 0.6% के पास जाता है जो रिसर्च पे जाता है। तो ये जो सिचुएशन है उस चीज को भी ये बोलता है कि हम कम करेंगे ऐसी सिचुएशन को। इसके बाद वो बोलता है कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज बनाएंगे हम। कोई रिसर्च इंटेंसिव होंगी, कोई हो सकता है कि एक रिसर्च और टीचिंग बोथ हो, और कोई जो होगा टेक्निकल एजुकेशन, उसमें वो भी इंपार्ट करेंगी। और एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन होगी, जो 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से है। और 12वां होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, 7-8 या परहैप्स 9 एजेंसी जिसको यूनिवर्सिटीज को गवर्न कर रही है आजकल। कोई पैसा देता है, फिर उसमें कोई और एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो अपने तरीके से चला रही है, मिनिस्ट्री से लेकर के ICSSR तक, और फिर अब UGC, फिर वो MHRD, सब मिलकर के गवर्न कर रहे हैं इन्हीं होच पोच मैनर में। उसको हमें कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत थी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को भी लेके आया गया। इसीलिए मैंने कहा पहले कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतने एजुकेशनल जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन थे, उनको करीब 9 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको क्लोज कर करके नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी गवर्नेंस में यूनिवर्सिटीज के। कुछ, क्योंकि वक्त की कमी है, तो मैं कुछ समरी फॉर्म में भी बोलूंगा, जल्दी क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी देर ना हो। एक जो है बात की गई है कि ज्योग्राफिकल कवरेज, जिसमें से रूरल की जो बच्चे थे, मराठवाड़ा के भी हों, विदर्भा के भी हों, या यूपी का, बिहार का बच्चा है, उसको आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पे जाए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये तो बात कही गई है यहाँ पे कि अब
कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में या तो यूनिवर्सिटी होगी उसके नियर बाई या उसी डिस्ट्रिक्ट में, या क्लस्टर्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पे 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। इस बात की लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, इस चीज को कही तो गई है, लेकिन क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी कि वो वहां पे जाए। इसके लिए आपको फैकल्टी की जरूरत होगी, लेकिन आपके पास क्वालिफाइड फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ा ले, वो कहां पे है ना उनको। अब क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं कि एक रिसर्च खुद ही फैकल्टी नहीं कर पाता, वो कहां से करेगा। क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो 80% जो हमारी टीचर्स की पॉपुलेशन है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, वो गुड क्वालिटी रिसर्च में एंगेज नहीं है। पूरा जो ऑल इंडिया रिपोर्ट है या जो हमारी रिसर्च है वो सब शो करती है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना होगा सरकार को। कैसे वो करेगी इस चीज को, अगर वो एक्सपेंशन करेगी तो क्या क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन होगा, सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सपेंशन नहीं होगा। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा ये कैसे होगा। दूसरी अहम बात है इसमें कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, ये हमारे लिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि सारे स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन में बैठ करके वो सारा एंट्रेंस दे पाएंगे और एडमिशन के लिए वो एस्पायर कर सकते हैं। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल फीस पे करके और पूरे घर को एक तरह से इकोनॉमिकली खस्ता हाल में ना छोड़ करके वो एक एग्जाम में अपीयर होकर के वो एडमिशन को एस्पायर कर सकते हैं, वो चीज वो कर सकते हैं। तीसरी जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात की गई, जिसमें मैं कह रहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी बहुत जरूरत थी इस देश में। टेक्निकल एजुकेटेड जो लोग हैं उनको सोशल साइंसेज नहीं आती, और ये चीज बहुत अहम है, इस चीज को हमें समझ लेना। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी नेशन हो, कि जिस देश में या जिस कौम में सोशल साइंस का एजुकेशन अच्छा नहीं है, वो देश या वो कौम टेक्निकल एजुकेशन में भी नहीं बढ़ पाती आगे। क्योंकि सोशल साइंसेस होता है जो वो मॉडर्निटी की तरफ ले जाती है, रुझान को चेंज करती है, आपको चेंज करती है। अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी होती है उसका मिसयूज भी हो सकता है। बहुत जगह पे इसका मिसयूज हुआ है। आप कई देशों में, सेंट्रल एशिया के देशों में देख लीजिए, जहां पे सोशल चेंजेस नहीं आए लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, वार टेक्नोलॉजी आ गई। अफगानिस्तान उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे और दूसरे देश उसके एग्जाम्पल है जहां पे सोशल चेंजेस जो आने थे नहीं हो पाए, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए और उसका नतीजा होता है सिविल वार या स्ट्राइफ। क्योंकि लोग जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे आप बता रहे थे तौसीफ साहब कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि उसको उन लोगों ने सोचा। उसी तरीके से हर देश को, हर कौम को सोशली भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको दूसरों को मानना चाहिए, दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अलावा भी कोई दूसरे लोग भी हैं, कि हम जब कुछ करते हैं दूसरों को तकलीफ होती है या तकलीफ नहीं होती है। इस चीज को कौन एजुकेशन देगा? इसलिए सोशल साइंसेस बहुत अहम होती हैं किसी भी देश को बढ़ाने में। और जहां भी सोशल साइंसेस मिटी, वहां पे वो देश के आगे चल करके कहीं ना कहीं एक तरीके से कंजर्वेटिज्म डोमिनेट करता है और बैकवर्डनेस प्रिवेल करने लगती है। ये देखा गया है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, वो हमेशा सोशल साइंस एजुकेशन पे उतना ही खर्चा करते हैं जितना वो कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन पे करें, क्योंकि वहां पे लागत ज्यादा आती है, लेकिन वो कभी भी सोशल साइंस एजुकेशन को नहीं छोड़ते। तो ये जो लिबरल एजुकेशन है, जो जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं, तो इसमें इंजीनियरिंग का बच्चा भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकेगा, सोशियोलॉजी पढ़ सकेगा, लिंग्विस्टिक पढ़ सकेगा। ये चीज बहुत अहम है और इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तीसरा है जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ड्यूरेशन है। यह भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जो है जो बीए डिग्री होगी वो आप 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और रिसर्च बीए के साथ, रिसर्च के साथ 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं और डायरेक्टली पीएचडी में जा सकते हैं। यह भी बात की गई है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को, और आप एक एकेडमिक बैंक बना सकते हैं, आप अपनी क्रेडिट बैंक बना सकते हैं कि आप छोड़ के गए और फिर आकर के 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके पास वो क्रेडिट है, आप फिर से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं कोर्सेज को कर कर।
लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हम रिसर्च इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कॉलेजेस लेवल पे, क्या हमारे फैकल्टी उसके लिए रेडी हैं? कितने कॉलेजेस के बाद वेल पेड पीएचडी हमारे फैकल्टी अवेलेबल हैं? सारे जो है, अगर आप देखोगे एक कॉलेज में वही फैकल्टी है जो दूसरे कॉलेज में है, वही दोनों नाम दो जगहों पे सेम नाम चल रहे हैं वो। तो ये चीजें जो हो रही है ना, जो प्रोलिफरेशन जो इस तरह का जो हुआ है, जो कॉलेजेस के बनने के बाद मल्टीपल कॉलेजेस और वहां पे क्वालिटी को कोई तवज्जो नहीं दी गई, इस तरह से जो चेंजेस आए वो कंप्रोमाइज कर लिए और हमारा क्वालिटेटिव ग्रोथ तो हुआ, क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाया। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है डेंजरस हो जाए कि फिर से वो प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस कर दे कि आपने वहां उसको तो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल कर दिया, तो पीएचडी में भी आकर के वो पीएचडी भी खत्म हो जाए, क्वालिटी खत्म हो जाए। लेकिन ये देखना होगा सरकार को कि किस तरह इसको हैंडल करती है। ये बहुत अच्छी आइडिया है, लेकिन कैसे हैंडल करेंगे इस पे डिपेंड है कि किस तरह से हमारा हायर एजुकेशन जाएगा। पांचवा, इंटरनेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम कंपटीशन में है वर्ल्ड लेवल पे, ये इंटरनेशनल एजुकेशन, जब भी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, हमें मानते हैं कि हमें हायर एजुकेशन, जो हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन मिले जो वर्ल्ड क्वालिटी का हो। इसलिए हम यूएसए भेजते हैं, यूके भेजते हैं, हर जगह भेजने की कोशिश करते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा कि सब लोग वहां जा रहे हो, और तो इसलिए 100 टॉप यूनिवर्सिटीज कैन सेटअप, जो उनकी कैंपसेस हैं वो इस देश में भी वो सेटअप कर सकती हैं। लेकिन ट्रबल ये होगा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जहां पे कॉस्ट की बात आएगी, जहां आपको, आप अगर यूएसए में एडमिशन लेते हैं अगर किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, तो एक सेमेस्टर में, एक साल में आपको 52,000, फिलाडेल्फिया एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे अगर आप एडमिशन लो तो उसका जो फीस है एक सेमेस्टर $54,000 है एक साल का। कौन उसको अफोर्ड कर पाएगा? 50 लाख रुपए आपको या 40 लाख रुपए पर ईयर आपको अपने बच्चे के लिए देना पड़ेगा। कहां से आप अफोर्ड करेंगे? अगर वो एजुकेशन सिस्टम यहां पे आता है तो किस तरह से गरीब बच्चे जो भिवंडी में रहते हों, जो स्लम में रहते हों, जो पता चला कि इसमें मराठवाड़ा के बच्चे हों, छत्तीसगढ़ के बच्चे हों, एससी के बच्चे हों, मुस्लिम के बच्चे हों, एसटीज के बच्चे होंगे, वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये तो एक सवाल ये शुरू होता है। दूसरा यह है कि अगर आप कंपटीशन में अपनी यूनिवर्सिटीज को नहीं रखोगे, क्या उतना ही फाइनेंस, उसी स्टैंडर्ड को जितना फाइनेंस आप फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने फैकल्टी पे इन्वेस्ट करती हैं, क्या उतना ही फाइनेंस आप अपने यूनिवर्सिटीज पे इन्वेस्ट करोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी क्या? अगर नहीं कर पाई तो ये यहाँ के जो अच्छे फैकल्टी हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मूव कर जाएंगे, और फिर ये यूनिवर्सिटीज जो हालत है जो भी है वो भी खराब हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है फॉर टाइम बीइंग कि ये किस तरह से ये मैनेज होगा। तो ये एक दूसरा जो आउटफ्लो होगा हमारे यूनिवर्सिटीज से, जो हमारा डिग्रेडेड हालत है, उसमें से हमारे यूनिवर्सिटीज को नुकसान हो सकता है और गरीब बच्चों को नुकसान होता है। इक्विटी और जस्टिस भी हमारी कंप्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि एससी और एसटी और ओबीसी के लिए हमारा रिजर्वेशन है 50% जो इक्विटी का है। क्या वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज एडहियर करेंगी उसको? क्या अगर वो फीस, अगर इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर उनको फीस बढ़ाई गई, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ने अपना ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, अगर वो बढ़ाती है, आईआईटीज बढ़ाती है, तो क्या गवर्नमेंट उसी हिसाब से उनको स्कॉलरशिप देगी? अगर आप देखें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र को, तो 100 करोड़ इनके पास हैं और सेंटर उनके पैसे नहीं रिलीज करता, इनके पैसे नहीं रिलीज करता। तो सेंटर किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेट किस तरह से उसको तवज्जो देंगे, इक्विटी और जस्टिस को किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये बढ़ेगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को भी इंटरनेशनलाइजेशन में, जो बहुत जरूरत है हमारे लिए, और एक बहुत अच्छी बात जो हमारे लिए एनईपी कर रही है, लेकिन इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी तीसरी बात है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी मेरूज पे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, और ये जो है आईवी लीग की तरह होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से आईआईटी सेटअप की गई थी, जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, न्यू डायरेक्शन और न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इन चीजों में आगे हायर एजुकेशन को बढ़ाएं। ये
फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये दूसरी चीज अगेन ये जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अगर कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम आप किसी भी यूनिवर्सिटी में खोल दें तो पता चला यूजीसी के हाई हैंडेडनेस इतना है अभी भी कि वो आपका बंद करवा देती है, चाहे वो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज खोलें या कॉलेज खोलें। यह भी बहुत जरूरी है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी जब बनाती है उसको, तो उसको देख करके बनाती है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं, लेकिन उसमें नेट नहीं है, उसमें आप स्कॉलरशिप, आपको जीआरएफ नहीं मिल सकता। ऐसी सिचुएशन है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फेस कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ कंपीट कीजिए, वैसा ही सब्जेक्ट बनाइए, वैसे ही कोर्सेज को बनाइए और कंपीट कीजिए। और ये बहुत वेलकम स्टेप है। और ये फैकल्टी ऑटोनॉमी भी दी गई है। यह बहुत जरूरी है कि जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी है फॉरेन फैकल्टी की उनके यूनिवर्सिटीज को, उसी तरह से इंडियन फैकल्टी भी अकाउंटेबल हो उनके यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके पेमेंट के लिए, लेकिन उसको भी उतनी ऑटोनॉमी मिले जितनी वहां पे मिल रही है। तो ये अब ये देखना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट कर रही है इसको, क्योंकि जैसे मैंने कहा तो इंडियन सिस्टम है वो स्ट्रेट जैकेटेड सिस्टम है। कई यूनिवर्सिटीज में तो यहां तक चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको फिंगर प्रिंटिंग के साथ अटेंडेंस देना पड़ रहा है फैकल्टी को। और जहां पे यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जहां पे इसके ऊपर आ जाती हैं कि आप एक प्रिजन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, वहां पे फैकल्टी फील्ड में क्या जाएगा, रिसर्च क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और ये जो नया एनईपी है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन देने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ये होगा। 8वीं बात इसमें बहुत जो थी, लीडरशिप की बात थी। आज अगर आप देखें तो यहां भी सुनने को आता, कहीं भी सुनने का, क्योंकि वाइस चांसलर आपका कौन बन गया, डीन आपका कौन बन गया, रजिस्ट्रार आपका कौन बन गया, ये सारा जो चीज है वो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हो गया। और दूसरा ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी से छोड़ करके, लीडरशिप को, क्वालिटी को छोड़ करके जिनके कनेक्शंस हैं बहुत सारे, वो लोग बन जाते हैं। और ये ओपनली सबको मालूम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस चीज को। इस चीज को ये एनईपी खत्म करने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप भी उठा लिए कि अगर आपका पॉलिटिकल कनेक्शन अब नहीं काम करेगा, उम्मीद है ना काम करे, कि आप वाइस चांसलर ऐसे नहीं होंगे जब तक आपके प्रॉपर पब्लिकेशंस नहीं होंगे, आपके लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, तो आप तक नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत वेलकम स्टेप है जो इस डायरेक्शन में है। और इस लीडरशिप को ये बहुत जरूरी थी गवर्नेंस को सुधारने में और यूनिवर्सिटीज को। एक बहुत अहम चीज है, जैसा मैंने कहा कि रिसर्च जो होता है वो जान होती है यूनिवर्सिटीज की। और अगर ये देखें इंडियन यूनिवर्सिटीज में वही रिसर्च हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास, वो चाहे कुछ यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आईएससी बेंगलोर हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या जेएनयू हो, या आईआईटीज हो, इनके पास कुछ बचा हुआ है। बाकी जगहों पे रिसर्च के नाम पे बहुत कुछ है, बहुत लिमिटेड होता है। और इसी क्यों ये लिमिटेड इसलिए भी है कि हमारे पास फंडिंग रिसर्च के लिए अवेलेबल ही नहीं है। बहुत लिमिटेड आईसीएसएसआर से आता है, करीब 500 करोड़ सोशल साइंसेस के लिए आता है। और अगर जोड़ें तो 1000 यूनिवर्सिटीज में 50 लाख भी नहीं। और अगर सोशल साइंसेस की जोड़ें कि वहां पे 15 डिपार्टमेंट हर एक यूनिवर्सिटीज में होते, तो करीब 4-5 लाख रुपए पर ईयर आते हैं। और उसमें क्या होगा? और यही अगर सोशल साइंसेस की यूके से बात करेंगे तो वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड रिलीज करते हैं वो लोग। तो ये बहुत जरूरी थी कि हमें बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया में अभी करीब 7% हम लोग रिसर्च पे खर्चा करते हैं, उसमें डिफेंस रिसर्च भी शामिल है। लेकिन अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया को, तो 4.2% जीडीपी का जा रहा है, यूएसए में 2.8% जा रहा है, इजराइल इवन जिसे हम कंपेयर करते हैं ऑफन 4.3% जाता है वहां पे रिसर्च में, लेकिन इंडिया पे नहीं जाता। इसलिए बहुत जरूरी है। अब मैं एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ध्यान नहीं दिया। और 19 से 24 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ हम 5% जो हमारे जो टेक्निकली एजुकेटेड हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन में जाते हैं, बेसिकली जो छोड़ करके मेन स्ट्रीम को अपना स्किल एक्वायर कर लेते हैं।
लेकिन यूएसए में 52% है। इंडिया भी कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 2025 तक 50% हम पहुंचा देंगे। ये इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि उनको इनकम की प्रॉब्लम होती है, तो उनको या तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाए, जहां से उनका इनकम शुरू हो और फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट उनको इनकम की कमी ना हो और वो आगे बढ़ सके। तो ये इस चीज को भी ध्यान रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें चेंजेस, जैसे मैंने कहा कि जो रेगुलेशन में आएंगे, 12वां नंबर जिसको मैं मानता हूं वो है सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहेंगे। और मल्टीपल, जैसा मैंने बताया, इंडिया में ऐसी इस तरह से अफरा तफरी जिसको कह सकते हो माहौल होता है, माहौल है अभी भी, या इस तरह से होचपोच है इस तरह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्टली जो है वो एमएचआरडी के अंदर थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो थी वो डायरेक्टली क्रिएट की गई थी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। जैसे अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्रिएट गई थी, जेएनयू है, एएमयू है, उनको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू। कुछ जो स्टेट यूनिवर्सिटी है असेंबली एक्ट की तरफ, असेंबली से क्रिएट की गई है। कुछ यूजीसी ने क्रिएट किया था जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं। बहुत सारे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईपीएस है बंबई में, वो पता चला कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है। तो ऐसे बहुत कुछ आईजीआईडीआर है वो गोरेगांव में, वो आरबीआई का है। तो ऐसे होच पोच जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी किसी तरीके से गवर्न कर रहा है, वो खत्म करने की जरूरत थी उस चीज को। और ये जो गवर्नमेंट का बहुत वेलकम स्टेप है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो होगा वो रेगुलेट भी करेगा, वो एक्रेडिशन भी करेगा, जैसे नैक जो कहते हैं ना कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, उसको भी करेगा, उसकी फंडिंग भी करेगा, लेकिन उसके 4 डिपार्टमेंट होंगे और एक सिंगल अथॉरिटी उसको करेगी, और उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड, आपके सिलेबस और कंप्लीशन उसके भी देखेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का जो ये करने जा रही है। लेकिन इसमें जो डिफिकल्टी मैंने बताया, वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी ये होगी, क्वालिटी टीचर्स कहां आपके पास आएंगे, क्योंकि टीचर्स क्वालिटी है नहीं। बहुत सारी स्टेट और यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो रिसाइकिल कर रही हैं, ना कि एक अच्छे टीचर को प्रोड्यूस कर रही हैं। उनका कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पे, टीचर ही नहीं है, तो जो नया बच्चा निकलता है उसी तरीके से निकल रहा है, तो वो आप कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो होगा, जो आप जैसे मैंने बताया 3-4 साल का आप कर रहे हैं बीए को और एमए को सिंगल ईयर कर रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे एम्प्लॉयर में कंफ्यूजन होगा कि 1 साल का एमए वाला ठीक है या कि 2 साल एमए वाला ठीक है, 3 साल बीए वाला ठीक है या 4 साल बीए वाला ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये किस तरह से ये लिंकेज होगा आपस में, इनके जो सिलेबस होंगे, कितने लेवल पे आप 3 साल में होगा, कितने लेवल में 4 साल में होगा, कितने सिलेबस को कवर करने के बाद आप 1 साल का मास्टर होगा, कितने में 2 साल का होगा। ऑल एक्चुअली दीज थिंग्स आर, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज ने इस पे काम, अब हम ही लोग टाटा इंस्टीट्यूट में सोच रहे थे, लास्ट 6 महीने से हमारी मीटिंगें चल रही है कि किस तरह से हो, ये किस तरह से इसको हम आगे बढ़ाएं। और इस पे यूनिवर्सिटीज ने सोचना शुरू किया है अभी, किस तरह से हम इसको डबल सिस्टम को कैसे हम चलाएंगे। ये डिफिकल्टीज है यूनिवर्सिटीज के पास। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूं कि वक्त ज्यादा हुआ जा रहा है, कि फाइनेंस कहां से आएगा। गवर्नमेंट ने बात की है, जैसे अब तौसीफ साहब ने कहा कि 6% कोठारी कमीशन की बात हो रही थी 64 से 66 तक, कि उन्होंने बोला था कि जो 6% जो जीडीपी है वो एजुकेशन पे जानी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उस वक्त के लिए। उसी चीज को 1986 में भी रिपीट किया गया, उसी चीज को एनईपी 2020 में भी रिपीट किया गया है। और आज जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो एस्पायर कर रही है, क्योंकि एस्पिरेशन है हमारे पास कि हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, हमको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करें, ग्लोबल एजुकेशन हासिल करें, तो 6% जो जीडीपी का बता रहे हैं गवर्नमेंट, वो काफी नहीं होगा। जो हमारा एस्टिमेशन है
जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो 10 से 12% जीडीपी का गवर्नमेंट को अलोकेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो एनईपी में बात की गई है उसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज ये पॉलिसी जो है वो पेपर पे रह जाएगी, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसलिए इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इसका अच्छा खासा लोकेशन करें, क्योंकि हमें क्वालिटी टीचर चाहिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज में, अगर आप कई कॉलेजेस में आप देख लीजिए कि वहां पे पेरोल पे, परमानेंट पेरोल पे कितने टीचर हैं, वैसे यूनिवर्सिटीज में भी चल रहा है एडहॉक, और वो स्मॉल पे जो है टीचरों को मिल रहा है, उससे वो बात नहीं बनेगी क्वालिटी टीचिंग की। तो ये चीज की जरूरत है। दूसरी एक अहम चीज मैं बात करना चाहता था कि गवर्नमेंट को यह सोचना होगा कि यूनिवर्सिटीज को, जैसा मैंने कहा कि जो कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस ये होता है कि यूनिवर्सिटीज जो पढ़ाती हैं ज्यादातर, वहां पे उनका खुद का नॉलेज प्रोड्यूस्ड हुआ होता है। ज्यादातर जो फैकल्टी होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, तो ये होता है कि हमारी जो टीचिंग होती है कहीं ना कहीं उस सिलेबस से 50% योर ओन रिसर्च वर्क्स, वो फैकल्टीज में हमारे पास नहीं है यूनिवर्सिटीज में। और इसीलिए यूनिवर्सिटीज को एक नॉलेज प्रोडक्शन यूनिट बनाना पड़ेगा जो नया नॉलेज को प्रोड्यूस करें, नई चीजों पे रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी है। और लास्टली मैं इस चीज को कहूंगा कि कई लोगों का यह है कि हो सकता है कि पॉलिसी को ड्रैग किया जाए इस दिशा से दूसरी दिशा की तरफ, इस सिमत से दूसरी सिमत की तरफ, जिसमें से आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इधर की उधर भी हो। गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि ऐसी चीजें ना हो। गवर्नमेंट ने एक चीज पे बहुत इंफेसाइज किया है, और इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को काशन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फिलॉन्थ्रॉपी है हमारी, फिलॉन्थ्रॉपी ये होती है जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम फिलॉन्थ्रॉपी देखें तो इंडिया की फिलॉन्थ्रॉपी ज्यादातर रिलीजन बेस्ड है। इंडिया की जो फिलॉन्थ्रॉपी ज्यादातर कास्ट बेस्ड है, वो मजहबी किसी ना किसी बायस से उसमें है, या किसी ना किसी कास्ट बेस्ड सिस्टम में है, या किसी क्लास बेस्ड सिस्टम में है, या रीजन बेस्ड सिस्टम में है। तो जो इंडियन फिलॉन्थ्रॉपी है, कुछ हाउसेस को छोड़ दीजिए, चाहे वो अजीम प्रेम जी हो, चाहे टाटाज हो, या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, उन्होंने अच्छी फिलॉन्थ्रॉपी की है और उन्होंने इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस फिलॉन्थ्रॉपिस्ट से हटाना पड़ेगा। आपको एक न्यूट्रल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, और इसमें 10 से 12% हो सकता है अगले 10 साल तक जीडीपी का उनको लगाना पड़ेगा, तब हमारा मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम तैयार हो पाएगा। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि बहुत सारे इसके ऑफिसर्स, बहुत सारे इसके जो पॉलिटिक्स में इसके साथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे मैं बात हुई, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट डिटरमाइन है इसको करने के लिए और अच्छे तरीके से, और उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छे हायर एजुकेशन को देख सकेंगे और हमारे बच्चे अच्छे निजाम में पढ़ सकेंगे और अपना मुस्तकबिल जो है वो कहीं ना कहीं रोशन कर सकेंगे, और इसी के साथ देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत टाइम ले लिया। शुक्रिया जी। मोहतरम अब्दुल शाबान साहब ने इंतहाई मालूमाती और तहकीकाना, मुहक्किकाना, रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और अब बिला ताखिर दो इंतहाई मुहक्किकाना गुफ्तगू सुनने के बाद जरूर बहुत सारे इश्कालात और सवालात हमारे जहन में घूम रहे होंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम सवाल और जवाब का सेशन इनेकाद करें। इसलिए अब सवाल और जवाब के लिए मैं फहीम सर से दरख्वास्त करता हूं कि तमाम पार्टिसिपेंट को अनम्यूट कर दें, या पार्टिसिपेंट अपने तौर पे अनम्यूट होकर सवाल करें, ताकि हमारे दोनों की रिसोर्स और स्पीकर जो आज के हैं, तौसीफ परवेज साहब और अब्दुल शाबान साहब, सवालात को सुनने के बाद उनके इश्कालात को दूर करने की कोशिश करें। मजीद सर, एक ही सवाल वसीम सर पूछना चाह रहे हैं। वसीम सर, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सवाल। जी
जी वसीम सर। मेरा ख्याल है शायद वसीम सर जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे मुझको भी यहाँ पर। हाँ वसीम सर, एक सेकंड जी। जी वसीम सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी वसीम सर, हाँ आप कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, अब आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल हायर एजुकेशन से मुताल्लिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जवाब अपने तौसीफ परवेज साहब दे, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक स्कूली तालीम से है। हमने ये उर्दू कारवा के सदर फरीद अहमद खान साहब ने भी एक प्रोग्राम रखा था, उसमें हमने भी तकरीर की थी। ये पूरी कौमी तालीमी पॉलिसी में डीएड के मुताल्लिक कहीं जिक्र नहीं है। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई पहली से 5वीं या 8वीं तक या 10वीं 12वीं में टीचर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। उसमें कहीं मेंशन किया गया है कि टीचर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एनसीईआरटी, एससीईआरटी, नेशनल मतलब प्रोफेशनल फॉर टीचर स्टैंडर्ड, स्टेट प्रोफेशनल फॉर टीचर स्टैंडर्ड ये डिसाइड करेंगे। तो डीएड रहेगा या नहीं रहेगा, डीएड का शायद ही पूरे 480 सफात में 1-2 मरतबा जिक्र है। बार बार ये जिक्र किया गया है कि सब स्टैंडर्ड कॉलेज को बंद किया जाए और 2030 के बाद 4 साल बीएड लागू होगा। तो पहला सवाल मेरा ये कि डीएड होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि पहली से 12वीं तक टीचरों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तीसरा सवाल ये कि ये जो अपना क्या कहते हैं शिक्षण सेवक जो है ये रहेगा या नहीं रहेगा। ये 3 सवाल मैं चाहता हूँ तौसीफ परवेज साहब जवाब दें। तौसीफ साहब आप अनम्यूट कीजिए। जी जी तौसीफ साहब जी हो जी। वालेकुम अस्सलाम वसीम सर। जी तीनों सवालात आपके, जिनमें से 2 सवालात एडमिनिस्ट्रेटिव है और 2 सवालात आपके एकेडमिक है। पहला सवाल आपका है कि डीएड रहेगा या नहीं रहेगा। आपने कहा आपने पूरे सफात पढ़े हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहीं ये पढ़ा है क्या कि डीएड नहीं रहेगा। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे है, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं रहेगा, नहीं लिखा है, कहीं नहीं है, बराबर है। तो ये जो चीजें हैं, मैं मतलब पहले भी मेरी बात में ये बात मैंने कही कि अक्सर होता है कि जो चीज हमको नजर नहीं आती हम ये तस्वुर कर लेते हैं, ये बात तय कर लेते हैं कि वो नहीं होगा। सर हमने तय नहीं किया, आपसे जानना चाह रहे, तय नहीं किया। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात नहीं, ये ओवरऑल एक मिजाज होता है। वसीम सर उनका जवाब। जब हमारे सामने वो चीज नजर नहीं आती तो हमको ऐसा लगता है कि शायद वो डीएड बंद होगा। तो देखिए एनसीटी को अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ताल्लुक से 12 उसके अंदर बताया गया है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर चेंज होगा तो एनसीटी को उसके हिसाब से ही आगे कुछ ना कुछ उसके अंदर तरमीम करनी होगी। आपने देखा होगा जब डीएड से पहले टीचर एजुकेशन कोर्स चलता था, पहले डीएड ये नाम नहीं था उसका, बराबर है, टीचर एजुकेशन कहा जाता था। 7वीं के बाद भी जो है यहाँ पर पुणे में जो डीएड कॉलेज वहां पर लाया जाता था, बाद में डीएड हुआ, फिर डीएलएड हुआ। अब आगे चल के हो सकता है उसका कोई और नाम दे दिया जाए या फिर कोई उसकी जो है स्ट्रक्चर अलग कर दिया जाए। लेकिन आज तालीमी पॉलिसी को पढ़ने के बाद हम में से कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि ये बंद होगा, है ना। क्योंकि जब अगर तालीमी पॉलिसी उसके अंदर लिख नहीं रही है, इसका मतलब आप में से हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये स्टेटमेंट दे देवे कि वो बंद होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली ये बात जरूरी है कि जैसा उन्होंने बीएड और एमए के ताल्लुक से ये बात क्लियर की, वैसे इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से भी पूरी जो गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हमारे सामने आएगी। मुझे लगता है उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका थोड़ा सा मैं रिपीट, हाँ शिक्षण सेवक का मैं जवाब दे देता हूं, उसका भी कहीं जिक्र, लेकिन ट्रेंड टीचर की बात बार बार हुई है। स्कूली तालीम के अंदर भी मैं पैरा नंबर 1.8 के अंदर ये पढ़ रहा था और पढ़ा है मैंने कि उन्होंने ये कहा कि अब हम जो है अनट्रेन्ड टीचर बिल्कुल नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है जब अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखेंगे
तो फिर वो ट्रेन टीचर रखेंगे, और ट्रेन टीचर रखेंगे फिर उनके क्राइटेरियाज क्या होंगे, स्टेट, यूटीज और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बैठकर ये तय करेंगे। शिक्षण सेवक कहां कहां लागू है, कहां कहां नहीं लागू है, उस पर भी स्टडीज होंगी, उसके ऊपर आपस में बात होगी। फिर स्टेट्स को उनके कुछ पावर्स दिए जाएंगे, यूटीज को उनके कुछ पावर्स दिए जाएंगे, और फिर स्टेट्स तय करेगा कि शिक्षण सेवक रखना है या नहीं रखना है। उस पर भी हम आज कुछ भी नहीं कह सकते कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। आगे के 2 सवाल मैं चाहता हूं थोड़ा आप रिपीट कर देंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, काफी है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शाबान सर, मेरा एक सवाल सर आपसे है। सर आपने अपनी तकरीर में एक चीज की तरफ निशानदेही की कि जो हायर एजुकेशन में जो बहुत सारे अलग अलग इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपने IGDR, DIR का जिक्र किया या दीगर जो इदारों का जिक्र किया, हुकूमत इनको खत्म करके एक सेंट्रल बॉडी या एक सिंगल विंडो सिस्टम समझिए कि हुकूमत उसको लाएगी। तो आपने तो इसका इस्तेकबाल किया, आपने इस बात को जो है वो बेहतर तौर पर बताया है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारे सवालात हम लोगों ने इससे पहले भी जो प्रोग्राम किए उसमें है कि कहीं इस चीज से कहीं एक ऑटोक्रेटिव माहौल तो नहीं बनेगा मुल्क में कि भाई पूरी पावर जो है वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के हाथ में चली जाए और वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे फैसले ले ले। तो ऐसी सूरत में उसका मिसयूज होने का भी मेरा जहन उस तरफ जाता है कि शायद ऐसी सूरत में मिसयूज होने का भी खदशा है। इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? मेरा तो कहना यह होगा कि होप फॉर द बेस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कहीं आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस उस पर आता है तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनकी मैंने बात किया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर ही हैं, तो जो रेगुलेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, ICSR से लेकर के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, तो उनको वो तो कुचल सकती है आसानी से। तो इसलिए हमें इस चीज पे नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये छोटे मोटे डिपार्टमेंट बंद नहीं हो जाएंगे। जैसे ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, तो वो MHRD से पैसा लेता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, फिर उसको सोशल साइंसेस या रिसर्च को प्रमोट करता है। दूसरे इसी तरीके से एग्रीकल्चरल काउंसिल है, तो सारे ऐसे मेडिकल काउंसिल है, तो सारे इसी तरीके से चल रहे हैं। हमें इस चीज को देखना होगा कि गुड इंटेंशन जो गवर्नमेंट का है कि ये जो रेगुलेट कर रहे थे अपनी तरीके से, हाफ ऑफ मनी, आधे पैसे इनको देते हैं, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आधे पैसे दे देते हैं, आधे पैसे बोलते हैं आप लेके आओ, और वो फिर कमर्शियलाइजेशन करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं टू अर्न मनी, क्योंकि वो उनको सैलरी भी देनी होती है, तो वो कुछ भी करते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि इस चीज का मतलब अंत किया जाए या एंड किया जाए, और ये गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत जरूरी था। अगर आप इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज ये है, हमारे पास कितनी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, IITs हैं वो अलग तरीके से चलती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज है। इनका भी NEP में अगर आप देखेंगे तो इनकी भी बात हुई है कि इनको कहीं ना कहीं जो मल्टीपल इनके जो स्टेटस हैं उनको खत्म करके सिर्फ यूनिवर्सिटीज बचेंगी, सिर्फ एक लकब होगा, एक टाइटल होगा, यूनिवर्सिटी, और सबको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा ज्यादातर। अब उनका क्या मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी से, इस चीज की वजाहत की जरूरत है, और ये जरूरी है। अगर USA UK से कंपेयर करेंगे, उनके पास एक सिंगल सिस्टम है जहां से वो डोमिनेट करते हैं या जहां से वो गवर्न करते हैं, और ये बहुत जरूरी है इंडिया में भी। और इसी तरीके से एक चीज और मैं कर दूं, क्योंकि आप सब उससे कहीं ना कहीं हम लोग सब उससे अफेक्टेड है। ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टैंड अलोन है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट सेंट्रली स्टेट अलोन, IIT स्टैंड अलोन। आप देख लीजिए अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, मुंबई यूनिवर्सिटी 800 कॉलेजेस को चला रही है, SNDT पता नहीं कितने कॉलेजेस को चला रही है। फिर उसका अफिलिएशन करने के लिए क्या क्या पैसे आपको लेने पड़ते हैं, आप कितना फीस उनको देते हैं, क्या करते हैं, आप सब जानते हैं उसके सिचुएशन को। ये बहुत जरूरी है कि हायर एजुकेशन को इस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है करप्शन, ये इंट्रोड्यूस करता है लो स्टैंडर्ड, और इस चीज की बात करने की जरूरत है। और आई थिंक द गवर्नमेंट हैज थॉट अबाउट इट।
तो ये खत्म करने की बहुत जरूरत थी। तो ये चीज हमें सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर सकती है, चाहे वो मल्टीपल हो चाहे सिंगल हो, अगर वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है तो। लेकिन हमें गवर्नमेंट के गुड इंटेंशन को हमें देखना होगा कि इस देश में जो एक सेकुलर, जो एक मल्टीकल्चरल फ्रेम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट आए उसको फॉलो करना पड़ता है। वी होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरी कमिंग ईयर्स। बहुत शुक्रिया सर। मजीद सर आगे। जी, सबा हमारे रफीकों से जाके ये कहना, सबा हमारे रफीकों से जाके ये कहना, बसद तशक्कुर अखलास वो हुस्न खुश अदबी। जी हाँ, अब फरीज़े तशक्कुर की अदायगी के लिए मैं भिवंडी मीडिया सेक्रेटरी आइटा यूनिट के मोमिन फहीम अहमद साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि इज़हार तशक्कुर का फरीजा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बिलखुसूस इस लॉकडाउन कहिए, अनलॉक कहिए, या इस वबा के दौरान हमने बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम भी इंतहाई कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ, अपनी इख्तिताम को पहुंचा। हम तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि मुसलसल हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे अरसे में जब स्कूलें, तालीमी अदारे बंद हैं, दीगर मसरूफियात कम हैं, हम अपने इन औकात का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और हमने इन औकात का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश इस तरह की कि बिलखुसूस ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए। हमारे लिए बड़ा दुख का आज दिन इस लिहाज से रहा कि मुंबई डिवीजन के सदर मोहतरम शेख खालिद साहब की कल वालदा का इंतकाल हुआ। हम तमाम मेंबरान आइटा और यहाँ शुरकान वज़्न मोहतरम शेख मोहम्मद खालिद साहब के गम में शरीक हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं तौसीफ परवेज साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुख्तलिफ पैराए में अलग अलग मुकर्रिरीन के तौर पर बात होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमानान भी और दीगर जितने भी शुरका हैं उनसे ये बिलखुसूस अर्ज करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने इस दौरान, ये तकरीबन हमारा इस सीरीज का 5वां प्रोग्राम है। हमने सबसे पहले अगस्त के महीने में पहले ही जुलाई के आखिरी हफ्ते में हमने सबसे पहले महमूद सिद्दीकी साहब को इस पॉलिसी का जायजा लेने के लिए मदऊ किया था। दूसरा प्रोग्राम हमने जो है वो राम पुनियानी साहब को मदऊ किया, क्योंकि वो एक अलग थॉट प्रोसेस से सोचते हैं और उन्होंने उसका एक तनकीदी जायजा हमारे सामने पेश किया। तीसरा प्रोग्राम हमने बिलखुसूस हमारे उर्दू असातिज़ा के लिए मोहतरम शमीम तारिक साहब का मुनक़िद किया और इस दरमियान में पॉलिसी के हवाले से भी दीगर यूनिट ने हमारे इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। और आज का हमारा ये 5वां गालिबन प्रोग्राम जो मुंबई और भिवंडी की मुश्तरका काविशों का नतीजा है, जिसमें आज हमारे दरमियान मोहतरम तौसीफ परवेज साहब, मोहतरम अब्दुल शाबान साहब, इन दोनों हजरात ने इंतहाई पुरमग़्ज़ गुफ्तगू की और अपने अमीक मुताले के साथ, इंतहाई गहराई के साथ पॉलिसी के खदोखाल को प्राइमरी और आला तालीम के हवाले से हमारे सामने पेश किया। मैं अपनी जानिब से, अपने तमाम साथियों की जानिब से, जितने भी अफराद इसमें शरीक हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से आप दोनों मुकर्रिरीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रियासती सदर अब्दुल रहीम शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हमारी रहनुमाई की। सैयद शरीफ साहब, सेक्रेटरी आइटा महाराष्ट्र, उन्होंने आज आइटा की सरगर्मियों का तस्करा किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे इंतहाई फ़ाल मेंबर अब्दुल मजीद अंसारी सर, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम की कामयाब निज़ामत की, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोमिन फैयाज सर, मुकर्रम खान सर, मोमिन काशिफ सर, अब शेख खालिद सर, शेख वसीम सर और आइटा के दीगर तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपना दामे दरमे सुखने ताउन किया, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नाइंसाफ़ी होगी, हक तलबी होगी कि अगर मैं अपने सामीन का शुक्रिया अदा न करूं। मैं आज के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम सामीन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर
इस बामकसद प्रोग्राम में शिरकत की। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए।